हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार हमारी क्लास में फिर से स्वागत है। कल हमारी क्लास चलते चलते कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वो क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई थी। तो जो कल जहाँ से प्रॉब्लम आई थी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं और आप अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगा दो। आज तुम्हारी अटेंडेंस को मैं देखने वाला नहीं हूँ। आज हमारे टीम के मेंबर देखेंगे, वही आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है। हमारा क्लास 12th हिंदी मीडियम के लिए रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट विलयन और लेक्चर नंबर 9 आ रहा है, जिसको हम धमाकेदार रिवीजन के साथ में कंसेप्ट, थ्योरी और न्यूमेरिकल, जी हाँ बिल्कुल थ्योरी, कंसेप्ट, थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ में करा रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए 95 प्लस लाने की तैयारी में है। तो आप हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी मेहनत करके तैयारी में चार चांद लगा दो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा कहाँ से रहा था? और आप अगर हमारी क्लास पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो तुम्हारे दोस्त क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन तक इसकी लिंक शेयर कर दो। चलिए, तो हमने ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। अनुप्रयोग के अलावा हम आ गए थे ये द्रव्य विलयन पर, जिसमें हमने देखा था कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव लिया जाता है उसे द्रव्य विलयन कहते हैं। अब द्रव्य विलयन में द्रव कैसा होता है? वाष्पशील होता है। कैसा होता है? वाष्पशील होता है। तो यहाँ पे हम एक टर्म को और पढ़ने वाले हैं, उस टर्म का नाम है वाष्प दाब। वाष्प दाब किसे कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर द्रव की सतह, या तो पृष्ठ बोल दो या क्या बोल सकते हैं, सतह के ऊपर साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसे पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि ये साम्य अवस्था क्या है और वाष्प दाब कैसे लगता है। किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव की सतह के ऊपर साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसे पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट में हमने वैसे कल डिस्कस कर लिया था, एक बार इसको फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं इसकी। जैसे मान के चलो हमने ये कोई पात्र लिया और उस पात्र में हमने शुद्ध विलायक भर दिया। क्या भर दिया? शुद्ध विलायक। एक हमने क्या लिया है? पात्र लिया है और इसमें हमने क्या भर दिया? शुद्ध विलायक। और मैं मानता हूं शुद्ध विलायक के रूप में हमने जल ले लिया है। क्या ले लिया है? जल। ये शुद्ध विलायक, और शुद्ध विलायक के रूप में हमने क्या ले लिया? जल। और जल एक वाष्पशील पदार्थ है। जल कैसा है? वाष्पशील। अगर इसको हम गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, किसकी सहायता से? बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ये हमने बर्नर को जोड़ दिया और बर्नर से हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो होता क्या है कि जो जल है ये वाष्प के रूप में ऊपर आने, इसकी वाष्प बनने लगती है। क्या बनने लगती है? वाष्प बनने लगती है। ये इसकी वाष्प बनने लगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? थोड़ा सा बताएंगे। अब ये वाष्प को हमने रोकने के लिए इस पात्र को एक प्लेट से कवर कर दिया, ढक दिया है। हमने इसको एक प्लेट से क्या कर दिया? ढक दिया है। और ये यहां पर ये द्रव की सतह है। ये क्या है? द्रव की सतह है। तो जब हम इसको गर्म कर रहे हैं बर्नर की सहायता से, तो पहले इसमें वाष्प बनती है। तो वाष्प बनती है तो ये प्रक्रिया कौन सी हो जाती है?
वाष्पीकरण। पहली प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। अब ये अणु हैं, जल के अणु हैं, वाष्प में बदल गए हैं। ये वाष्प ऊपर प्लेट से टकरा रहे होंगे और टकराने के बाद ये पुनः किस में बदल रहे हैं? द्रव में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? द्रव में बदल रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन या द्रवीकरण बोल सकते हैं। अब ये दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? संघनन। यह वाष्प का द्रव में बदलना द्रवीकरण हो रहा है। इसमें एक अवस्था ऐसी आती है कि जिसमें आर यानी दर, किसकी बात कर रहे हैं? दर। किसकी दर? वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण की दर बराबर हो जाती है किसकी? संघनन की दर के। किसकी? संघनन की दर के बराबर होता है। इस अवस्था को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर क्या होगा कि ये सतह तो रहेगी, ये वाष्प तो रहेगी, जितनी स्पीड से द्रव है वो सतह में बदल रहा है और द्रव है वो वाष्प है वो द्रव में बदल रहा है। तो ये जो वाष्प दाब है, ये वाष्प है वो क्या करेगा? इस सतह पर दाब लगाएगा। द्रव की सतह पर क्या लगा रहा है? दाब लगा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो ऊपर वाष्प है ये क्या करेगी? इस सतह पर क्या लगाएगी? दाब लगाएगी। यानी वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। ये है वाष्प, और वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी नॉट से। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी नॉट से। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? आप सभी को समझ में आ गई? अब हम आगे चलते हैं, इस टर्म को समझते हैं कि निश्चित ताप पर किसी द्रव के सतह के ऊपर साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसे पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट ने नियम दिया था। राउल्ट ने क्या नियम दिया है? राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उसके मूल प्रभाज या मूल अंश के समानुपाती होता है। इस बात को एक बार फिर से समझते हैं कि जैसे अभी हमने ये क्या लिया था? शुद्ध विलायक लिया था। शुद्ध विलायक लिया तो उसका वाष्प दाब क्या था? पी नॉट था। अब हमने क्या किया कि इसमें हमने अपनी तरफ से कोई वाष्पशील पदार्थ विलय मिला दिया। क्या मिला दिया? वाष्पशील विलय। वाष्पशील विलय मिला दिया। इसमें ये वाष्पशील विलय मिला दिया। अब क्या होगा कि वाष्पशील है तो इसकी भी वाष्प बनेगी, इसकी भी वाष्प बनेगी, ये भी वाष्प बनाने लगा। अब ऊपर साम्य अवस्था में दो वाष्प दाब हैं। कौन कौन से हैं? एक तो शुद्ध विलायक के वाष्प हैं, वो दाब लगा रहे हैं, और एक विलय के वाष्प हैं वो भी दाब लगा रहे हैं। येलो कलर के हैं वो विलय के हो गए तो ये भी दाब लगा रहे हैं, ये भी दाब लगा रहे हैं, ये भी दाब लगा रहे हैं। तो इसका जो कुल दाब होगा, अब यहाँ पे जो दाब लग रहा है इसमें ये किसका हो गया? ये विलयन का वाष्प दाब हो गया। किसका हो गया? विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब, जिसको हम किससे लिखते हैं? पीएस से। किससे लिखते हैं? पीएस से। तो हमारी थ्योरी क्या कहती है, उस थ्योरी को समझते हैं। थ्योरी ये कह रही है, थ्योरी के अनुसार यानी राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उसके मूल प्रभाज या मूल अंश के समानुपाती होता है।
यानी अगर हमने यहाँ से पी ए लिया तो वो एक्स ए के मोल अंश के समानुपाती, इसको एक्स ए हम क्या लिख रहे हैं, मूल अंश। यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा और पी नॉट ए इसकी जगह पर लगा देते हैं तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। जहां पी ए क्या है, शुद्ध, पी ए क्या है, द्रव का आंशिक दाब, और पी नॉट ए क्या है, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब। क्या है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। और x क्या है, द्रव ए का मूल अंश, द्रव ए का मूल अंश। ये राउल्ट के नियम के अनुसार हो रहा है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उसके मूल प्रभाज या मूल अंश के समानुपाती होता है। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, या पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अगली टर्म को देखते हैं। अगर यहाँ पे हमने दूसरा प्रभाव लिया है पीवी, क्या ले लिया है, पीवी लिया हुआ है, तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ये समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो पीवी बराबर और पी नॉट बी एक्स बी। अब यहां पर हम देखते हैं पी ए क्या है, द्रव का आंशिक दाब, पीवी क्या है, द्रव बी का आंशिक दाब, पी नॉट ए क्या है, द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और पी नॉट बी क्या है, द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। एक्स ए द्रव ए का मूल अंश और एक्स बी द्रव बी का मूल प्रभाज। वैसे शुरू में हमने एक्स ए को विलेय माना था और बी को हमने विलायक माना है। क्या माना है, विलायक माना है, बी को हमने विलायक माना था। बी की जगह पे हम ये क्या लिख देते हैं, विलायक। ये नोट देख लो, नोट क्या कह रहा है, नोट ये कह रहा है उच्च क्वथनांक वाले द्रवों का वाष्प दाब कम होता है। बिल्कुल निश्चित बात है, जिसका क्वथनांक उच्च होगा उनकी भाप देर में बनेगी और जिनका क्वथनांक निम्न होगा उनकी भाप जल्दी बन जाएगी। तो अतः उच्च क्वथनांक वाले द्रवों का वाष्प दाब कम होता है। तो अगर यहां से हम कुल दाब निकालते हैं तो पी ए और पीबी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कुल दाब बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी। या यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि कुल दाब बराबर पी ए का मान क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, फिर ये प्लस का साइन, और पी नॉट बी का मान क्या है, ये लिखा है सामने पी नॉट बी एक्स बी। तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाना सिखाते हैं। विलयन के वाष्प दाब का राउल्ट नियम का पालन करने वाले अवयव के मूल अंश के सापेक्ष ग्राफ बनाइए। तो देखिए हमने यहाँ पे लिया पी नॉट बी, यानी एक्स ए की वैल्यू 1 ली थी, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये हम प्रीवियस क्लास में लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी का योग करते हैं तो वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके अनुसार एक्स ए का मान 1 है तो एक्स बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम मूल अंश को आगे बढ़ते जाते हैं तो एक्स ए का मान कम हो जाएगा, एक्स बी का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ आगे तो एक्स बी ए का मान कितना हो गया, 0, और एक्स बी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इधर हम दाब का मापन कर रहे हैं, इधर हम मूल अंश का कर रहे हैं। ऊपर वाष्प दाब है, क्या है, वाष्प दाब है, और इधर ये मूल अंश है। विलायक की मात्रा अधिक होती है, अतः यहाँ पर मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूं, यहाँ पर मैं ले रहा हूं येलो कलर। येलो कलर को ही आप कंसीडर करना, इस वाले कलर को कंसीडर मत करना, इसको मत ध्यान मत देना। तो यहाँ से ये जो बन रहा है ये वाष्प दाब यहाँ तक बनेगा। ये विलायक का हो गया, किसका हो गया, विलायक है। ये पी टोटल आ गया, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी हो गया। और इधर ये पी ए है और ये येलो के साथ में ये क्या है, पी बी है। इसको
कट कर देते हैं, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं। इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाता है। चलो इसमें एक सुधार और कर देते हैं, कोशिश करते हैं इसमें, इसको हम हटा देते हैं। ये लो, अब तुम्हें ये अच्छे से ग्राफ समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है, ये यहां तक जाएगा। यस, चलो ठीक है। अब राउल्ट ने क्या किया, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के प्रकार, किसके नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के प्रकार। द्रव द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर विलयनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में। एक है आदर्श विलयन और एक है अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और अनादर्श विलयन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आदर्श विलयन को। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो कौन से हैं आदर्श विलयन, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं और सभी तापों पर यानी सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। यानी ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे अपन आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन की कहानी क्या है, आदर्श विलयन की कहानी ये है कि अगर पी ए बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए के, तो ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। और या पी बी बराबर होता है पी नॉट बी एक्स बी का एक्स बी के, तो ये भी किसका पालन कर रहा है, राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो इसका मतलब ये आदर्श विलयन है। क्या सा विलयन है, आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन के गुण देखते हैं, आदर्श विलयन के गुण क्या क्या है। नंबर एक देते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। मैंने अभी बताया था पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी राउल्ट का नियम का पालन करें। पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, ये भी राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं पी टी बराबर पी ए प्लस पी। आदर्श विलयन का दूसरा पॉइंट ये है कि विलेय और विलायक को मिलाने पर आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए या शून्य होता है। इसका मतलब डेल्टा बी बराबर कैसा आना चाहिए, जीरो। अगर डेल्टा बी बराबर जीरो आ रहा है तो आप समझ जाइए ये आदर्श विलयन की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं, आदर्श विलयन की बातें हो रही हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3, आदर्श विलयन का गुण नंबर 3 है, विलयन बनाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है। अगर हम विलयन बना रहे हैं तो उसमें ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी ना ही ऊष्मा अवशोषित होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो डेल्टा एच में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। यानी डेल्टा एच बराबर जीरो। अगर ऐसा है तो आदर्श विलयन के गुणों का पालन, आदर्श विलयन के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। अध्याय पॉइंट नंबर 4, आदर्श विलयन के गुण के। आदर्श विलयन बनने पर अंतरा आणविक आकर्षण बल में परिवर्तन नहीं होता है। अगर आदर्श विलयन बन रहा होगा तो अणुओं के बीच में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये पॉइंट मैच करते हैं तो वो किसके होंगे, आदर्श विलयन के। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण क्या है, उदाहरण एन हेक्सेन एन हेप्टेन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन। इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एक कार्बन आता है तो उसको अपन मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं।
चलो, 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन को, 7 नंबर कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट। 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेक्स लिखा है, हेक्स और एन लगाए तो इसका मतलब एक सीधी श्रृंखला है। तो देखिए इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, आगे ब्रैकेट में कर देता हूँ, ब्रैकेट में कर देता हूँ। देखिए 6 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। हेक्स एन, लास्ट में एन आ रहा है तो सभी कार्बन किससे जुड़े होंगे, एकल बंध से। किससे जुड़े होंगे, एकल बंध से। अब इस पर संयोजकता कितनी होगी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, और एक संयोजकता से जुड़ा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन लास्ट वाले पर। इसको हमने बोल दिया एन हेक्सेन। क्या बोल दिया, एन हेक्सेन। वो एन हेप्टेन बनाने के लिए हम ऐसे ही 7 कार्बन की श्रृंखला बना देंगे। तो यहां से क्या आएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बंद CH2। एक मिनट, एक CH2 देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ में सातवां CH3, 7 करें तो ये हो गया एन हेप्टेन। तो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन ये भी तुम्हें किसका उदाहरण मिलता है, आदर्श विलयन का। दूसरा उदाहरण क्या है, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन, या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं, ये IUPAC नाम है, ये साधारण नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड। इसको भी हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए एथिल को हम लिखते हैं C2H5। इधर Br ब्रोमाइड लगाए तो बॉन्ड करके क्या लगा देंगे, Br। वो एथिल को मैंने अभी बताया क्या लिख सकते हैं, C2H5, और क्लोरीन को हम क्या लिख देते हैं, बॉन्ड Cl। तो C2H5Br व C2H5Cl, ये तुम्हारे क्लोरोएथेन या ब्रोमोएथेन या क्लोरोएथेन, या इनको दूसरे नाम से जाना जाता है एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड, उनके ये सूत्र हैं क्रमशः। अब अगला उदाहरण है वो है बेंजीन और टॉयलिन। देखिए बेंजीन और टॉयलिन के लिए सबसे पहले तुम्हें बेंजीन बनाना आना चाहिए। तो बेंजीन बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसका स्पेस प्रयोग कर रहा हूं। ये बेंजीन बनाते हैं, देखो बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं और ये एकांतर एकल बंध और द्विबंध से जुड़े होते हैं। तो ये जो संरचना दिख रही है ये किसकी संरचना है, बेंजीन की। किसकी संरचना है, बेंजीन की। अब यहाँ पर हम टॉयलिन और बनाते हैं। तो टॉयलिन बनाने के लिए सबसे पहले हम बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन आपके सामने अभी बनाई है, एक बेंजीन और बना लेते हैं। ये हमने एक और बेंजीन बनाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इस बेंजीन के साथ में हम एक समूह और जोड़ देते हैं, CH3 समूह, और CH3 समूह जोड़ने से ही ये हो जाता है टोलुइन। क्या हो जाता है, टोलिन। वो लगा दो बीच में। फॉर्मूला होता है इसका C6H6। क्या होता है, C6H6। और टॉयलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3। ये टॉयलिन का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आदर्श विलयन के गुण थे और आदर्श विलयन के उदाहरण थे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, या कोई दिक्कत हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं।
ठीक है, ये कहानी आदर्श विलयन की थी। अब हम चलते हैं दूसरी टर्म पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन। कौन सा विलयन? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या है? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं और सभी तापों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या नहीं करता है? आदर्श विलयन का पालन नहीं करता है। भाई आदर्श विलयन तो ये है पी ए बराबर पी नॉट एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, या पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। लेकिन अनादर्श विलयन की बात करते हैं तो अनादर्श विलयन ये कहता है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। किस पर? सभी सांद्रताओं और सभी तापों पर। सभी सांद्रता और सभी तापों पर, तो इसे हम बोलते हैं अनादर्श विलयन। देखते हैं अनादर्श विलयन के गुण। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे अनादर्श कहते हैं। यानी वहां पर क्या था, आदर्श के लिए बराबर हो रहा था, तो यहाँ क्या हो रहा है, पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। यदि इनके मूल प्रवाह जो शुद्ध बाष्प दाब के गुणनफल आंशिक दाब के बराबर नहीं हो रहा है, तो इनका योग भी इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी टी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये राउल्ट के नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे, अनादर्श विलयन हो जाएंगे। कौन से विलयन हो जाएंगे, अनादर्श विलयन। पॉइंट नंबर 2, विलयन बनाने पर विलयन का आयतन अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है, यानी डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है या तो डेल्टा वी का मान कम होगा या डेल्टा वी का मान अधिक होगा। तो अगर डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये अनादर्श विलयन है, यानी राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। राउल्ट के नियम के अनुसार डेल्टा वी का मान हमेशा 0 होना चाहिए, तो वही है। पॉइंट नंबर 3, विलयन बनाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। अगर एंथैल्पी में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब डेल्टा एच का मान या तो उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होगी या उसमें ऊष्मा अवशोषित होगी, और अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एच का मान 0 नहीं होगा। और डेल्टा एच का मान 0 नहीं है, तो इसका मतलब आदर्श विलयन का पालन नहीं कर रहा है, यानी राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो ये कैसा विलयन हो जाएगा, अनादर्श विलयन हो जाएगा। इसका गुण नंबर 4 देखो, अनादर्श विलयन बनाने पर अंतरा आणविक आकर्षण क्रिया में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में आकर्षण बल हो रहा है, तो या तो कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा, ये निर्भर करेगा उन अणुओं पर या उन विलय विलायकों पर जिससे विलयन बनता है। तो आकर्षण बल की क्रिया हो रही है, तो इसका मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो वो कौन सा विलयन हो जाएगा, अनादर्श विलयन। कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमें मिलता है एसीटोन प्लस बेंजीन। क्या मिलता है, एसीटोन प्लस बेंजीन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3 और प्लस बेंजीन का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, क्या था, C6H6। ये दोनों का विलयन जो बनेगा वो कौन से विलयन का होगा, अनादर्श विलयन का होगा। कैसा होगा, अनादर्श विलयन का होगा, क्योंकि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। दूसरा है एथिल अल्कोहल और जल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH और प्लस जल मिलाते हैं H2O, तो ये अनादर्श विलयन को दिखाता है। और तीसरा उदाहरण है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल, और 4 नाइट्रिक अम्ल प्लस जल। इन दोनों का मिश्रण भी हमारा क्या बनाता है, अनादर्श विलयन बनाता है, यानी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अगर राउल्ट का नियम का पालन नहीं कर रहा है, अनादर्श विलयन है, जिसका मान या तो कभी ज्यादा होगा या कम होगा, तो इसी के आधार पर अनादर्श विलयन में विचलन होगा। क्या होगा,
अनादर्श विलयन में क्या होगा, विचलन होगा। और आदर्श विलयन में विचलन नहीं होता है। तो अनादर्श विलयन को, अनादर्श विलयन की प्रकृति, अनादर्श विलयन की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो वे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, कौन से विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब ये विलयन अनादर्श विलयन है, वो दो भागों में बट गया है, या तो वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा या फिर वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो अब इन टॉपिक को, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन को हम अगली क्लास में करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को बार बार देख करके हर एक टॉपिक को समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।